तो हेलो बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर सय्यम त्यागी, योर मेंटल हेल्थ नर्सिंग एजुकेटर एट एनप्रेप। तो आपके लिए आज मैं कुछ मेंटल हेल्थ नर्सिंग की अपडेट्स लेके आया हूँ। मोस्टली ये अपडेट्स वैसे तो पहले ही हो गई थी, बट अभी तक इस पे सवाल इतने नहीं बने हैं और देयर आर हाई चांसेस कि इस पे सवाल बनने लगे, क्योंकि ये चेंजेस अब धीरे धीरे साइकाइट्रिक प्रैक्टिस में आ रहे हैं। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहली अपडेट से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये तो भैया इसमें से कहीं ना कहीं सवाल तो एक बनेगा ही। तो एक तो ICD-11 अभी स्लोली ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया है ICD-10 से ICD-11। इंडिया में 2022 जनवरी से वैसे तो स्टार्ट कर दिया था कि आप ICD-11 को ही अब फॉलो करना है, बट ये ट्रांजिशन स्लोली हो रहा है। तो इसमें से सवाल कहीं ना कहीं आपके लिए आ सकता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें कहाँ क्या बदला है। तो एक तो देर आर मेनी न्यू डिसऑर्डर्स जो कि ICD-11 में आए हैं, हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। फिर स्किज़ोफ्रेनिया की क्लासिफिकेशन में काफ़ी चेंज आए हैं। सब टाइप जो कि हम पढ़ते थे, पैरानॉइड, कैटाटोनिक, हेबिफ्रेनिक, ये सब अब नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि इनका कोई डायग्नोस्टिक वैलिडिटी नहीं था, कोई प्रोग्नोस्टिक फ़ायदा नहीं था। तो ICD-11 ने इन्हें हटा दिया। अब सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस है और उसके सिम्टम स्पेसिफायर्स, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया कंटिन्यूअस कोर्स, मल्टीपल एपिसोड्स, या मतलब एपिसोडिक इलनेस हो सकती है या कंटिन्यूअस इलनेस हो सकती है। और उसके साथ-साथ जो स्पेसिफायर्स हैं कि विद प्रोमिनेंट डिप्रेसिव सिम्पटम्स, विद प्रोमिनेंट मेनिक सिम्पटम्स, विद प्रोमिनेंट कैटाटोनिक सिम्पटम्स। तो ये कुछ सब स्पेसिफायर्स ऐड हो गए हैं। मतलब हमारा स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस तो बन ही रहा है मरीज़ में कि उसको डिल्यूजन है, हैलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, नेगेटिव सिम्पटम्स हैं, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हो रहा है। उसी के साथ अब मान लीजिए आपके मरीज़ में कुछ डिप्रेसिव सिम्पटम्स भी हैं, कुछ या फिर कुछ मेनिक सिम्पटम्स हैं, या फिर कुछ कैटाटोनिक सिम्पटम्स हैं। तो स्पेसिफायर ऐड हो गया कि विद प्रोमिनेंट मेनिक सिम्पटम्स, विद प्रोमिनेंट डिप्रेसिव सिम्पटम्स। तो ये एक नया चेंज आया है ICD-11 में। उसके साथ कैटाटोनिया, जो हम पहले कैटाटोनिक टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ते थे, उसमें अब नई चीज़ क्या आई है कि कैटाटोनिया को एक अलग कैटेगरी बना दिया है। अब वो पहले की तरह सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं रहा। कैटाटोनिया किसी और जनरल कंडीशन से भी हो सकता है, जैसे कि ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, या अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है, या कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद अनदर मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो इसका एक अलग कैटेगरी ही बना दिया है, जो कि पहले सबस्यूम था स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। इससे ये पता चलता है कि कैटाटोनिया सिर्फ जो हमारी साइकोटिक इलनेस है या मूड डिसऑर्डर्स है उसमें नहीं होता, ये किसी भी बीमारी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो आपसे असर्शन रीजन में ये सवाल पूछा जा सकता है कि कैटाटोनिया इज ओनली एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर, ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों? हाँ जी। एक अब कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी का एक नया डायग्नोसिस है जो कि अब ऐड हो गया है। इसमें क्या है कि देयर इज इफेक्टिव डिसरेगुलेशन, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और इंटरपर्सनल डिस्टर्बेंस, तो एडेड एज कंपेयर टू योर नॉर्मल पीटीएसडी। और इसमें क्या नई चीज़ है कि इट कैन बी ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स रिपीटेड ट्रॉमा, का भी एक नई चीज़ इसमें ऐड हुई है। फिर आते हैं प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर, ये भी आ गया है अब। पह, पहले की जो क्लासिफिकेशन है ICD-10, उसमें ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर था। फिर गेमिंग डिसऑर्डर को हमने एडिक्टिव डिसऑर्डर्स के अंडर करा है। और बिहेवियरल एडिक्शंस में क्या क्या आ गया है? गैम्बलिंग डिसऑर्डर, गेमिंग डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेट एडिक्शन इज नॉट एन ऑफिशियल ICD-11 डायग्नोसिस। ICD-11 में इंटरनेट एडिक्शन की बात नहीं है, गेमिंग डिसऑर्डर, गैम्बलिंग डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों? हाँ जी। फिर कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, ये इज इंक्लूडेड अंडर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में, ये चीज़ आ गई है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और पैराडाइम शिफ्ट है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ICD-10 में हम इसे क्लस्टर्स में डिवाइड करते थे। हमने पढ़ा है ना कि वियर्ड, वाइल्ड, वरीड। वियर्ड मतलब क्लस्टर ए, अलग, अलोन, अलूफ। वाइल्ड माने कि क्लस्टर बी, जो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग, इमोशनल एबिलिटी, इमोशनली अनस्टेबल, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, नार्सिसिज्म, एंटी सोशल। और सी वाले वरीड,
अवॉइडेंट, एंशियस, डिपेंडेंट, ओसीपीडी। अब ICD-11 ने इन्हें काट दिया है कि अब ऐसे क्लस्टर्स में नहीं डिवाइड करेंगे हम क्या करेंगे, एक पीडी डायग्नोसिस बनाएंगे और सिवियरिटी स्पेसिफायर बनाएंगे। तो जो ट्रेट क्वालिफायर्स, नेगेटिव इफेक्टिविटी मतलब नेगेटिव इमोशंस, इट कैन बी एंजाइटी, इट कैन बी इमोशनल डिसरेगुलेशन, डिटैचमेंट, डिसोशियलिटी, डिसइनहिबिशन और एननकैस्टिक। जो ICD-11 है उसमें सिर्फ बॉर्डर लाइन पैटर्न एक है जो कि काइंड ऑफ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, बाकी सब में इन्होंने अलग अलग ट्रेट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, फिर आते हैं OCD स्पेक्ट्रम। पहले ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर था, ठीक, अब इन्होंने इसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर से हटा के OCD को एक नया OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का एक नया ही ग्रुप बना दिया। अब जो वो नया ग्रुप है OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसमें OCD आता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आता है, होर्डिंग डिसऑर्डर आता है, ट्राइकोटिलोमेनिया आता है और एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर आता है। तो ये नए नए डिसऑर्डर्स अब इसके अंडर आ गए हैं। उसके बाद न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में भी देयर इज अ टर्मिनोलॉजी चेंज। पहले हम डिमेंशिया बोलते थे और अब मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो ये कुछ न्यू चेंजेस आए हैं जो कि ICD-11 ने अडेप्ट करे हैं। ICD-11 जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, WHO ने दिया है, इसमें सारी डिजीजेज इंक्लूडेड होती हैं, नॉट जस्ट मेंटल इलनेसेस। और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो कई और माइन्यूट चेंजेस भी हैं, बट मोस्ट लाइकली वो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। इसमें से जहाँ सवाल बन सकता है वो है ये वाला कि एक तो स्किज़ोफ्रेनिया अब ICD-11 में उसको क्लासिफिकेशन को थोड़ा बदला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कैटाटोनिया पे आएगा। और हमारा जो पर्सनैलिटी वाले पॉइंट्स हैं, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ अपडेट जिसमें हम ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक नई ड्रग अभी अभी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अप्रूव हुई है, ज़ैनोमेलिन एंड ट्रोस्पियम का कॉम्बिनेशन। इसका नाम है CAR-XT। तो ये एक न्यू ड्रग है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इट वर्क्स थ्रू मस्करेनिक रिसेप्टर्स M1 एंड M4 एगोनिज्म एंड नॉट डोपामीन ब्लॉकेड। हमारी अभी तक हम जो टिपिकल एटिपिकल डिफरेंस पढ़ते थे वो डोपामीन से रिलेटेड होता था, बट ये अभी पहली दवाई जो अभी अप्रूव हुई है, इट इज बेस्ड ऑन मस्करेनिक रिसेप्टर्स। तो भाई हम तो पैथोलॉजी में सारा डोपामीन की बातें करते थे, तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर कहाँ से आ गए? तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो है, CAR-XT जो क्या करता है, अपस्ट्रीम डोपामीन रिलीज को मॉड्यूलेट करता है, तो इनडायरेक्टली रेगुलेट्स डोपामीन रादर देन ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर्स डायरेक्टली। तो ये डोपामीन को मॉड्यूलेट करता है, कम करता है, बट इनडायरेक्टली रादर देन डायरेक्टली डोपामीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके। इसमें 2 ड्रग्स क्यों हैं? जो ट्रोस्पियम है, इट एक्ट्स एज अ मस्करेनिक एंटागनिस्ट टू काउंटरैक्ट द कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, बल्कि ज़ैनोमेलिन जो होता है वो सेंट्रल एक्टिंग होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ज़ैनोमेलिन सेंट्रली एक्टिंग है, ट्रोस्पियम पेरिफेरल मतलब साइडों में एक्ट करता है, ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसको एंटागोनिज्म कर सके, जो कि मेनली GI साइड इफेक्ट्स इस दवाई के साथ देखे गए हैं। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज है, मतलब पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कॉग्निटिव सिम्टम्स हो, ये तीनों को ही अटैक करता है और तीनों पे एक्ट करता है, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स या फिर कॉग्निटिव, जो हमारे तीनों मेन सिम्टम्स होते हैं। और बच्चों यहाँ पर एक और MCQ हम क्या पढ़ते थे कि टिपिकल यानी कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स किस पे ज़्यादा एक्ट करती हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स पे। वहीं एटिपिकल का थोड़ा बहुत रोल नेगेटिव सिम्टम्स में भी होता है, बट हमने ये भी पढ़ा था कि नेगेटिव सिम्टम्स के लिए कोई एज सच दवाई नहीं है जिसका बहुत अच्छा रोल हो। तो मे बी ये जो नई दवाई है इट हेल्प्स एंड जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हैं उनके नेगेटिव सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आए। तो ये दवाई तीनों डोमेन्स पे एक्ट करती है।
जो रिकमेंडेशन है कि भाई जल्दी दो, इसको अर्ली इन इलनेस यूज़ करो, अर्ली यूज़ करो, फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस में ही करो ताकि लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो। अगेन एमसीक्यू पॉइंट कि जो हमने पढ़ा था कि अगर पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में क्या था, लॉन्ग टर्म इलनेस, अर्ली एज ऑफ ऑनसेट, तो हम इस दवाई को अगर अर्ली देंगे तो मे बी प्रोग्नोसिस बेटर हो जाए, मरीजों का आउटकम बेटर हो जाए, तो इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म आउटकम्स। और क्या बेटर होगा, जो डोपामीन एंटागनिस्ट हैं जिनके अपने बड़े साइड इफेक्ट्स हैं उस पर डिपेंडेंसी कम होगी, और मेटाबॉलिक और मोटर साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि एक्शन एक अलग ही रिसेप्टर पे है इस बार, एंड ये दवाई हम देने के बाद उन डोपामीन एंटागनिस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो मेन हमारा साइड इफेक्ट आने वाला था उसको हमने ऑलरेडी ही मैनेज कर लिया। ठीक है जी, तो नाम याद रखना है एक्सटी, कार एक्सटी, ज़ैनोमलिन और ट्रोस्पियम। ये बस आपके लिए नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मस्करेनिक रिसेप्टर का एक्शन। ठीक, अब आते हैं मिल्सापेरिडोन, कुछ रिस्पेरिडोन, इलोपेरिडोन और ये नई वाली मिल्सापेरिडोन। तो न्यू ड्रग, फैमिली सेम है, ड्रग नहीं है। क्या है? इलोपेरिडोन की प्रीकर्सर, मतलब बॉडी में जाके ये इलोपेरिडोन ही बन जाती है। तो जो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी थी वही इस दवाई की भी है। ये एफडी अप्रूव हुआ है अभी रिसेंटली फॉर स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया या फिर मिक्स्ड एपिसोड्स इन बाइपोलर 1। वही बॉक्स इसकी ब्लैक बॉक्स वार्निंग है जो मोर्टालिटी इन एल्डरली होती है। ठीक, इसमें भी क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन के चांसेस हैं, तो कार्डियक एरिथमियास, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स वही जो कि हमारे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के होते हैं। ठीक, तो ये बस आपको नाम याद करने के लिए है, इलोपेरिडोन और मिल्सापेरिडोन का, जो इलोपेरिडोन का प्रीकर्सर है। ठीक है, बस इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली अप्रूव हुआ है, बट कार एक्सटी में एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक ये भी नया काफ़ी ट्रेंडिंग है, फ्लोज FL100। ये एक टाइप की होम बेस्ड ट्रीटमेंट है फॉर डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट कि होम यूजेज के लिए है, डिप्रेशन के लिए। ठीक, तो ये वन ऑफ अ काइंड डिवाइस है जो कि आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक और नई ड्रग इवानामाइड, अभी स्किज़ोफ्रेनिया को लेके काफ़ी सारी नई ड्रग्स डेवलप हो रही हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक आपको पता ही है सीरियस मेंटल इलनेस है और क्रॉनिक मेंटल इलनेस है। तो उसके लिए जो यूजुअल ट्रांसमिटर्स थे, न्यूरो ट्रांसमिटर्स थे, डोपामीन हो गया, वहाँ पर तो हमने दवाइयाँ काफ़ी डेवलप कर रही हैं। तो अब साइंटिस्ट नए-नए और जो उसके पैथोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में जो और रिसेप्टर्स हैं, उन पे कुछ-कुछ नई दवाइयाँ बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, ओरल ग्लूटामेट मॉड्यूलेटर। ये भी अभी एड ऑन थेरेपी के लिए न्यू डेवलप हो रही है, पर्टिकुलरली इन टीआरएस। टीआरएस मतलब मोर देन 2 एंटीसाइकोटिक ट्रायल्स हैव ऑलरेडी फेल्ड। तो उसके अभी तक ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोज़ापीन। अब ये एक और ड्रग इवानामाइड, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस पे भी वर्क कर रहे हैं। क्या करता है? ये एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो ये भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स पे और ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे काम कर रही है। और इसमें भी क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव सब सिम्टम्स को ये इम्प्रूव करने के लिए है। एक और ड्रग फॉर फीमेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, ब्रेमेलानिडाइड। ये भी इसमें आपसे एमसीक्यू कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन? तो प्री मेनोपॉजल विमेन में ये ब्रेमेलानिडाइड अप्रूव हुआ है। कब देना है? 45 मिनट्स बिफोर। कैसे देना है? सबक्यूटेनियस। कहाँ देंगे? थाई और एब्डोमेन में। तो मे बी इस ड्रग का भी नाम आपके लिए आ सकता है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट न्यू ड्रग
ट्रोफेनिटाइड FDA अप्रूव हुई 2023 में। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ड्रग अप्रूव्ड स्पेसिफिकली फॉर रेट MECP2 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आता था ये डिसऑर्डर। तो रेट ओरली देते हैं 2 साल से ऊपर के बच्चे के लिए, और एक्ट कैसे करता है? सिंथेटिक एनालॉग ऑफ ग्लाइकोप्रोमेट और डेराइव्ड फ्रॉम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। सिनैप्टिक फंक्शनिंग, न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, न्यूरल कनेक्टिविटी बढ़ाता है और डेंड्राइटिक स्पाइन मैच्योरेशन बढ़ाता है। रेट्स के लिए क्या इंप्रूव करता है? कम्युनिकेशन, मोटर फंक्शंस और इवन बिहेवियरल सिम्टम्स को कम करता है, ओवरऑल फंक्शनिंग को बेटर करता है। डायरिया एक इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रेट के लिए कौन सी ड्रग अप्रूव हुई है और ओरली देते हैं। ये 2 पॉइंट्स इसमें आपको मेनली याद रखने हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया, ठीक है। तो ब्रेमेलोटाइड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इवेनामाइड ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे मॉड्यूलेशन, FL100 डिप्रेशन के लिए, और मिलासिपेरिडोन इलोपेरिडोन का कॉग्निनेंट जो कि यूज़ हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट CAR-XT। इस पे MCQ आने के चांसेस हैं। ये कुछ रीसेंट अपडेट्स थे, कुछ इसमें पहले भी थे बट बहुत ज़्यादा कॉमनली आए नहीं हैं, तो इनमें से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ भी हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे को पूछ लीजिएगा। थैंक यू।